वंस अगेन वी आर बैक विद आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ लाइट, जो आपका साइंस का टॉपिक है। लाइट के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो पढ़ाएंगे, और ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ करके चले जाना। होपफुली आपके बोर्ड्स में ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस लाइट को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो अब हम लाइट पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले एक सबसे सिंपल क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे डेफिनेशन में ज़रूर पूछा जा सकता है। डिफाइन द फॉलोइंग: पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्योरी क्या होती है वो चीज़ देख लीजिए। हम आपको थ्योरी बताएंगे, डेफिनेशन आप लोग खुद से बना लेंगे। देखिए होता क्या है, एक हम बात कर रहे हैं मिरर की। नॉर्मल मिरर है जो कि इस साइड से पॉलिश्ड है, जहाँ से हमने पॉलिश की है उस साइड से पॉलिश है। इसमें सारी ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे क्या क्या होते हैं वो मार्क कर लेते हैं। ये होता है आपका F, ये होता है आपका C, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर P, ओके। एंड ये जो पूरी लाइन होती है, ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये पूरी लाइन होती है आपकी PA। अभी बताएंगे सारी चीज़ें क्या क्या होती है। ये पोल हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखिए ये F हो गया है, ये C हो गया है, ये आपकी FA होती है, ठीक है। और इधर एक और हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, दैट इज़ R, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होती। अब समझते हैं कहाँ पे क्या सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन पे आपकी सारी चीज़ें बनी हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस इज़ अ लाइन ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ये तीनों चीज़ें जिस लाइन पे बनी है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस आपकी सेंटर लाइन हो गई। इतना समझ में आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी सेंटर लाइन हो चुकी है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये सारी चीज़ें बनी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है? देखिए पोल के बारे में हम आपको बताते हैं। पोल होता है आपका सेंटर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट होता है आपका पोल, ठीक है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज़ नोन एज पोल। मतलब मिरर के बीच का जो पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड योर पोल। इसकी डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी उठाएंगे और कॉपीज़ में डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे। द मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर इज़ कॉल्ड पोल। पोल हमारा हो गया है। अब मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब एक मिरर सिंपल इज अ सेंटर ऑफ दैट स्फेयर इन विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? एक स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है उस मिरर का। सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर इज नोन एज, मतलब वो स्फेरिकल मिरर के बीच में जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसका सेंटर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपका एक स्फेयर जो भी मैंने कंप्लीट बनाया है, एक स्फेयर मैंने जो भी कंप्लीट बनाया है, तो रेडियस होता है आपका सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्फेयर, ठीक है ना। उस स्फेयर का सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है आपका फोकस पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। प्रिंसिपल एक्सिस होती है आपकी द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इतना सबको समझ में आता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस होता है आपका द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस और अपीयर टू पास। ये ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे पैरेलल लाइन या तो
आती है या पास होके जाती है, या पास होके जाती है, ऐसे पढ़ा है ज़रूर आपने रे डायग्राम में, इसकी ड्राइंग देखी होगी, ठीक है ना। तो कौन सी लाइन जिससे या तो कोई रे आती है या पास होके जाती है, मेरी डेफिनेशंस को ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इधर जो इंटरसेक्शन होता है उधर क्या बनती है, वो उधर बनती है इमेज, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज योर फोकल लेंथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज योर फोकल लेंथ, इतना सबको समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो डायग्राम आप लोग देख लेंगे। देखिए इधर एक, ये मान लीजिए इन्फिनिटी से एक लाइट आ रही है, वो लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, समझने की कोशिश करिएगा। लाइट आ रही है और लाइट जा रही है, तो जो लाइट आ रही है दैट इज़ कॉल्ड योर इंसिडेंट रे, ठीक है, और जो लाइट जा रही है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो हम ये बोलते हैं कि अगर लाइट जिस एंगल पे पड़ रही है उसी एंगल से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो सेंटर की लाइन होती है ये होता है आपका नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूँ पहला लॉ आपका हो गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये हो गया आपका एक प्लेन, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर, तो ये हो गया एक सेम प्लेन। तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। पहला लॉ तो ये हो गया। दूसरा लॉ क्या हो गया, दूसरा लॉ हो गया एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। कहने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये चीज़ हो रही है, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब ही उधर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो मतलब अगर ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल ही क्रिएट करेगा। मतलब 45 डिग्री के एंगल पे अगर लाइन आ रही है तो 45 डिग्री के एंगल पे ही लाइन जाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने फंक्शन कौन सा लिया है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उधर हमने साइन लिया है और ये कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब साइन आई जितना होगा उतना ही साइन आर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इतना सिंपल था ये। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, पहला पॉइंट ये हो गया। अगर ये सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे तो वो उधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, समझने वाली बात है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी द सेम, कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे, लेट से 30 डिग्री का एंगल हो रहा है और जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है वो 45 डिग्री की, तो उधर रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, उधर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। इतना समझ में आ जाता है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल मिरर। दो पैरेलल मिरर हमने लगा दिए हैं, दो पैरेलल मिरर हमने लगा दिए और दोनों पैरेलल मिरर के सामने उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अगर एक इन्फिनिटी से एक लाइट आती है, वो फिर टकराती है, फिर आती है, फिर टकराती है, टकराती है और ऐसे आपका रिफ्लेक्शन आगे फर्दर होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। इतना समझ में आ जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल आ चुका है। अभी तक तो जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टिपिकल होने वाले हैं, तो वो आप लोग अच्छे से देखिए। अ कॉन्वेक्स मिरर, किस मिरर की बात करी, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने हमेशा आपको बताया कोई भी
क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आप इंपॉर्टेंट टर्म ज़रूर मार्क करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ 3 मीटर रेडियस। रेडियस कितना हो गया? 3 मीटर का हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता चल चुका है क्या है। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, 5 मीटर दूर एक बस है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ अ इमेज पता करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? +3 मीटर का। इतना सबको समझ में आता है। इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई है? फोकल लेंथ आप लोग बता सकते हैं। फोकल लेंथ हो गई है इसकी, दैट इज़ r/2। तो ये क्या हो गई है आपकी? 1.5 मीटर की। अब ये r/2 क्यों हो गया है? क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ही होता है। हमने अभी डायग्राम में देखिए, हमने डायग्राम में क्या पढ़ा है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और ये फोकस होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है? वो होता है आपका फोकल लेंथ। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमें ध्यान रखनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आपका फोकल लेंथ होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हम लोगों को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब वापस से हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया आपका 1.5 मीटर का फोकल लेंथ हो गई आपकी 1.5 मीटर की। और u क्या होता है? u होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। u होती है आपका जो आपका लोकेशन पे आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो 5 मीटर पे आपका बस खड़ी है, 5 मीटर पे। और ये चीज़ और ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर की हम कभी भी बात करेंगे तो u हमेशा माइनस में हो जाएगा। तो u हो गया आपका -5। इतना सबको समझ में आता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हमें याद करने की ज़रूरत बस ये है कि सर ने आज एक नई चीज़ बताई है। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो हो जाता है माइनस किसमें? कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूँगा तो। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें माइनस हो जाता है। और अगर लेंस की भी मैं बात करूँगा तो उसमें भी u माइनस ही होता है। और u क्या होता है? u इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और अ लेंस। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। इतना सबको समझ में आ जाता है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? जो हमारा बेसिक फंडा है, दैट इज़ कॉल्ड योर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो इसको हम लगाने के बाद क्या कर देंगे? 1/v + 1/u कितना है? 1/-5 = 1/1.5 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 1/v। और ये जो -5 है उधर चले जाएगा तो क्या हो गया? = 1.5 + 1/5 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया है। तो 1/v = इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 0.3, इसका एलसीएम ले लिया हमने अपॉन 1.5। तो दैट मीन्स इसका आंसर आ गया है 1.3/1.5, ठीक है। मेरे आंसर निकालने से पहले फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देंगे। 15/13 = मैंने दोनों की डेसिमल्स हटा दी हैं। डेसिमल्स दोनों की हटा दी क्योंकि सिंगल प्लेस पे थे, तो डेसिमल मैंने हटा दी। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना जिसमें बच्चे ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं कि ये 1/v की वैल्यू 13/15 आई है। तो v की वैल्यू, सिर्फ v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/30 है। 13 हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। जब 1/v था तो 13/15 थी, हमने v की वैल्यू कर दी है 15/30। इतना सबको समझ में आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी 1.515 मीटर, ठीक है। तो ये v की वैल्यू आ गई है। हमें क्या बताना था? फाइंड द पोजीशन। तो हमारी पोजीशन आ चुकी है 1.15 मीटर। अब उसके बाद इसने बोला था कि नेचर एंड साइज़ ऑफ अ इमेज कैसी होगी, वो भी हम देख लेते हैं। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका h'/h, जिसको हम डिनोट करते हैं -v/u। आप सब ने होपफुली पढ़ा ही होगा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, दैट इज़ -v/u। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया आपका? -v कितना हो गया? -1.15/-5, तो दैट इज़ 0.23। ये आपका आंसर आ चुका है। और ये हमने मैग्नीफिकेशन निकाल दिया है। हमने v निकाल दिया था, हमने मैग्नीफिकेशन निकाल दिया। तो नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज कैसे हो जाएगा? इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल के साथ साथ क्या हो जाएगी? इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है।
स्मॉल इन साइज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये कैसे समझ में आए, ये हमें जो हमारी पोजीशंस आई हैं उससे हमको समझ में आ चुका है। अगर ऐसे न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं और अगर आपसे नहीं हो रहे तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हम रोज़ रेगुलर बेसिस पे न्यूमेरिकल कराएंगे और होपफुली आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आने लग जाएंगे। बस आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास लेनी है, अटेंड करनी है और देखना है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। आई होप यू विल गेट ऑल द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चन। तब तक के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऐसी साइंस की बहुत अमेजिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।